हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम सीलिएक डिसीज़ डिस्कस करेंगे। सीलिएक डिसीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, प्लस ये बहुत कॉमन कंडीशन है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि वो ग्लूटेन फ्री डाइट पर हैं, वो अपनी डाइट में ग्लूटेन नहीं ले सकते। सो ये सब क्या है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सीलिएक डिसीज़ क्या होता है? सीलिएक डिसीज़, सो इसको सीलिएक स्प्रू भी बोलते हैं। सीलिएक डिसीज इज एन इनहेरिटेड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स ये फैमिली टू फैमिली या फिर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है ये कंडीशन। नेक्स्ट जनरेशन में अगर किसी क्लोज रिलेटिव को सीलिएक डिसीज है तो हो सकता है कि हमें भी हो। सो इसलिए ये क्या है? इनहेरिटेड है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी इज, इम्यूनिटी क्या है? डिफेंस है हमारी बॉडी का, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है। कोई भी हमारी बॉडी को हार्मफुल जो सब्सटेंस एंटर हो जाता है तो उसके लिए फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बट समटाइम्स क्या होता है कि ये जो इम्यून सिस्टम है, ये डिफेंस सिस्टम है, ये कई बार हमारे बॉडी के टिश्यूज को ही किल करना स्टार्ट कर देता है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। सो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और किसका? डाइजेस्टिव सिस्टम का। मीन्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी पार्ट को किल करता है, किसी पार्ट या फिर टिश्यू को डैमेज पहुंचाता है। सो इट कोजेज इनटॉलरेंस टू फूड्स दैट कंटेन ग्लूटेन। सीलिएक डिसीज क्या है? ये इनटॉलरेंस है ग्लूटेन के लिए। मीन्स अगर किसी फूड में ग्लूटेन है, ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि कुछ फूड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि वीट, गेहूं, बार्ले, जौ में प्रेजेंट होता है, एंड राई। सो इन फूड में वीट, बार्ले एंड राई में ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जिन पेशेंट को सीलिएक डिसीज होती है वो ग्लूटेन नहीं ले सकते, मीन्स वो ये सब फूड्स नहीं ले सकते। सो वीट का, बार्ले या फिर राइस से कोई भी अगर फूड बना है, जैसे कि कॉमनली हम इंडियन घरों में चपाती बहुत खाते हैं जो कि वीट से बनती है, गेहूं से बनती है कॉमनली। वैसे और भी कहीं सीरियल से बन सकती है, लेकिन कॉमनली वीट से बनती है। सो चपाती हो गई, ब्रेड, पास्ता, केक्स, इन सब चीज़ों में क्या होता है? वीट होता है। और बार्ले एंड राई भी यूज़ होता है कई सब्सटेंसेस में, जैसे कि जो बियर कंज्यूम की जाती है वो बार्ले और राई की बनी होती है। सो वो भी पेशेंट जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है वो ये नहीं ले सकता, या फिर जिसको सीलिएक डिसीज़ है वो ये फूड्स कंज्यूम नहीं कर सकता। वैसे तो वीट, ब्रेड्स, केक्स या फिर पास्ताज, इन सब में होती है, नूडल्स में होती है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं, ऐसे फूड्स भी होते हैं जो कि जैसे कि पैकेज फूड्स, जैसे कि सॉसेज, सूप्स, इनमें भी कई बार वीट को इंक्लूड किया जाता है, कई बार थिकनेस बढ़ाने के लिए। जो भी प्रिजर्व फूड्स होते हैं उनमें वीट प्रेजेंट होता है। सो आपको अगर कोई सीलिएक डिसीज है किसी पर्सन को, तो उसको सारे इंग्रेडिएंट्स रीड करने पड़ते हैं कि किसी फूड में वीट तो नहीं है। प्लस ग्लूटेन फूड में तो पाया ही जाता है, कुछ और सब्सटेंसेस भी मार्केट में है, जैसे कि मेडिसिन में भी कई बार ग्लूटेन होता है, वीट होता है, वाइटामिन्स में, लिप बाम्स में कई बार प्रेजेंट होता है। सो पेशेंट हैज़ टू बी रियली केयरफुल कि क्या वो कंज्यूम कर रहा है जिसको सीलिएक डिसीज है, कहीं वो ग्लूटेन तो नहीं कंज्यूम कर रहा। सो अभी हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि सीलिएक डिसीज डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट को डैमेज करती है। सो द लाइनिंग दैट इज म्यूकोजा ऑफ द इंटेस्टाइन। सो ये बेसिकली किसको डैमेज करिए? इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन में भी कौन से? स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, लाइनिंग का मतलब होता है जो इनसाइड, सबसे इनसाइड वाली लेयर है, जो जिसने ल्यूमन को कवर किया हुआ है इंटेस्टाइन की। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो इनसाइड वाला पार्ट है, ये यहाँ पे सेक्शन किया हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और ये सबसे इनसाइड वाली जो लाइनिंग है इसको बोलते हैं म्यूकोजा। सो इस म्यूकोजा लाइनिंग में क्या होता है? इज क्रंच्ड अप इनटू मेनी फोल्ड्स एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। सो ये जो म्यूकोजा लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये बहुत सारे फोल्ड में बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट इस लाइन को अगर हम इस तरह से फोल्ड कर दें, सो इस तरह से म्यूकोजा की इनर लाइनिंग में फोल्ड्स हैं, और इन फोल्ड्स या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। सो ये विलाई क्या हेल्प करती हैं? ये क्या करती हैं? विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब एज मैनी न्यूट्रिएंट्स एज पॉसिबल ड्यूरिंग डाइजेशन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन से सबसे पहले क्या है? हम फूड को लेते हैं माउथ से, स्वॉलो किया फूड को, देन थ्रोट, देन
ईसोफेगस, फूड पाइप एंड देन स्टमक एंड देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है। अब फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, जो फूड में से न्यूट्रिएंट्स ने एब्जॉर्ब होना है, वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजा लाइनिंग में, सबसे इनर लाइनिंग में इस तरह से फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये क्या है? ये बहुत सारे फोल्ड्स हैं। तो ये जो लाइनिंग है वो इस तरह से फोल्ड हुई हुई है। अब ये इस तरह से फोल्ड की हुई है एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए कैसे? ये जो फोल्ड्स है इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इसी फोल्ड्स को अगर हम स्ट्रेट कर दे तो ये बहुत लंबा है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में इतने सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और फोल्ड्स हैं जिसको विलाई बोलते हैं। ये इसलिए बने हुए हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सके वो इस विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में। अगर ये फोल्ड नहीं होंगे और ऐसे स्ट्रेट होगी म्यूकस लाइनिंग तो सरफेस एरिया कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना सूटकेस पैक करते हैं, कहीं भी आप घूमने जाते हैं सूटकेस पैक करते हैं। अगर आप कपड़ों को ऐसे ही डाल देंगे, फोल्ड करके नहीं डालेंगे तो सूटकेस में जगह नहीं बनेगी। फोल्ड करके डालेंगे तो ज़्यादा कपड़े भी डल जाएंगे और अच्छे से पैक भी हो जाएंगे। इसी तरह से ये भी जो लाइनिंग है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है 1 to 10 सेंटीमीटर। अब इसी 1 to 10 सेंटीमीटर लाइनिंग को अगर मैं फोल्ड कर दूं तो ये 1 to 10 सेंटीमीटर यहां तक खत्म हो गया, राइट। ये 1 to सेंटीमीटर इतनी ही जगह में आ गया। अब यहां पर 20 सेंटीमीटर तक भी आप ऐड कर सकते हो फोल्ड करके। तो फोल्ड करने का यही पर्पस है। ये फोल्ड्स इसीलिए यहाँ पर इतने स्मार्ट है हमारी बॉडी कि फोल्ड्स यहाँ पर इसीलिए हैं कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो सके और जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो सके ब्लड में। क्योंकि ये विलाई क्या है, ये ब्लड वेसल से घिरी होती है, इसलिए जब न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं इन विलाई से तो ये सीधा ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेसिक इसका पर्पस क्या है सीलिएक डिसीज का? सीलिएक डिसीज में क्या है कि ये जो फोल्ड्स हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको विलाई बोला है, ये डैमेज हो जाते हैं। अब ये डैमेज कैसे होते हैं? When people with celiac disease eat food or use products that contain gluten, their immune system reacts. अब जैसे ही जिस पेशेंट को सीलिएक डिसीज है, फॉर सम रीज़न हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसे होता है। जिसको सीलिएक डिसीज है, जैसे ही उसने ग्लूटेन बॉडी में लिया, तो सपोज ये ग्लूटेन क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ। जैसे ही ग्लूटेन हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को दिखा, क्योंकि ग्लूटेन सीलिएक डिसीज का जो पर्सन है उसमें ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं होगा, ग्लूटेन जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा बॉडी से। तो ये जो अनडाइजेस्टेड या फिर अनब्रोकन जो ग्लूटेन है, प्रोटीन है, वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा है और डिफेंस जो हमारा इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की, वो ये सोचती है इम्यून सिस्टम कि ये कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी जैसे कि कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है। तो जैसे ही उसको लगता है ये फॉरेन बॉडी है, इम्यून सिस्टम जो हमारी एंटीबॉडीज़ है वो यहाँ पर आ जाती हैं इसको अटैक करने, इसको अटैक करती हैं क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, विलाई है। तो क्या होता है, इसको तो अटैक करती ही करती हैं, साथ में अनफॉर्चुनेटली जो ये विलाई है ये भी विक्टिम बन जाती है और इसको भी ये एंटीबॉडीज अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एक्चुअली, और सीलिएक डिसीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ग्लूटेन को तो बॉडी अटैक कर ही रही है क्योंकि सीलिएक डिसीज के पर्सन में ग्लूटेन डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये एंटीबॉडीज ग्लूटेन को भी अटैक कर रही है क्योंकि वो सोचे कि ये फॉरेन बॉडी है, साथ में ही बेचारा विलाई वहां पर प्रेजेंट है, वो भी घायल हो रहा है। तो युद्ध में तो बहुत सारे दोनों साइड से घायल होते हैं ना, दोनों साइड से मरते हैं। तो इसलिए वॉर है एक तरह से एंटीबॉडीज का और एंटीजन का। वैसे तो ग्लूटेन एंटीजन नहीं है, लेकिन सीलिएक डिसीज में ये एंटीबॉडीज को एंटीजन की तरह ले रही है और ग्लूटेन को भी किल कर रही है और साथ में जो नॉर्मल गट है, जो विलाई है, उसको भी डैमेज कर रही है। तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और सेंड्स इंफ्लामेटरी सेल्स एंड एंटीबॉडीज, वहां पर इंफ्लामेटरी सेल्स और एंटीबॉडीज भेज देता है इंटेस्टाइन में टू डिस्ट्रॉय द ग्लूटेन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दीज सेल्स ऑल्सो डैमेज विलाई। अब ये सेल्स क्या करते हैं, इन डैमेज इसको विलाई को डैमेज करते हैं। इसको डैमेज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फोल्ड है, अब ये फोल्ड नहीं रहेगा, तो अब
अब आपका सूटकेस तो वैसे आपने बहुत अच्छे से पैक किया था, कपड़े अच्छे से फोल्ड करके उसमें लगाए थे, अब कोई बच्चा आया या कोई और आया, उसने ऐसे उखाड़ दिए सारे, इधर उधर फेंक दिए, तो वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, वो फोल्ड तो रहा नहीं। तो ये फोल्ड्स क्या हो जाते हैं, डैमेज होने के बाद ये इस तरह से फ्लैट हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये फ्लैट हो गए हैं, अभी वैसे फोल्ड्स नहीं रहे कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज रहे, ये फ्लैट हो गए हैं। फ्लैट होने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जब सरफेस एरिया ज़्यादा था तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब होते थे, ज़्यादा सरफेस एरिया है तो न्यूट्रिएंट्स कहीं भाग नहीं पाएंगे, सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं मोस्टली। कम सरफेस एरिया हो गया, विलाई फ्लैट होगी, तो अब न्यूट्रिएंट्स कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बहुत कम एब्जॉर्ब होंगे, बाकी होंगे ही नहीं। तो मेन सीलिएक डिसीज में क्या प्रॉब्लम आती है, मॉल एब्जॉर्प्शन। मॉल एब्जॉर्प्शन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो पर्सन क्या होता है, माल नरिश्ड हो जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। सो सीलिएक डिसीज में ये विलाई डैमेज हो जाती है, फ्लैटन हो जाती है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये जो विलाए है ये फ्लैटन हो जाती है, दीज प्रोजेक्शंस डिमिनिशिंग द सरफेस एरिया। जब ये डैमेज हो गई तो सरफेस एरिया कम हो गया। दिस डैमेज अफेक्ट्स द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे मैंने बताया कि अब कि कोई आया आपका सूटकेस, उसने ऐसे बिखेर दिया, जो आपने फोल्ड किए हुए थे कपड़े, अब वो इधर उधर हो गए हैं, तो अब वो आपकी सेटिंग जो आपने की थी, फोल्ड करके अच्छे से लगा दिए थे, तो अच्छे से पैक हो गया था, अब कपड़े दोबारा से बिखर गया, आपका सूटकेस बंद नहीं हो रहा, क्योंकि अब जगह बची नहीं है आपके पास कपड़े रखने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे ये फोल्ड क्या है, डैमेज हो गए हैं, तो अब क्या है, इसके पास जगह नहीं बची, सरफेस एरिया कम हो गया न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन के लिए। सो अ पर्सन बिकम्स मालनरिश, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। हमारी बॉडी का जो फूड है वो कब लगता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में जाते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो पेशेंट क्या हो जाएगा, मालनरिश्ड हो जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। सो नो मैटर हाउ मच फूड ही और शी ईट्स, वो मालनरिश्ड ही रहेगा, चाहे कितना भी फूड खा ले। सीलिएक डिसीज वाला पर्सन अगर वो ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं ले रहा तो वो कितना भी फूड खा ले, उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे और जो पेशेंट है वो क्या रहेगा, मालनरिश रहेगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं कि कैसे कैसे ये डिटेल में कैसे ये डिसीज होती है। सो पर्सन विद सीलिएक डिसीज ईट ग्लूटेन, उसने ग्लूटेन खाया, उसके बाद क्या हुआ, ट्रिगर इज ग्लाइडिन कंपोनेंट ऑफ ग्लूटेन। अब ये जो ग्लूटेन प्रोटीन है इसमें फर्दर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें मेन जो सीलिएक डिसीज में जिससे इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है वो क्या है, हमारा ग्लाइडिन। एंड एक और इसमें प्रोटीन होता है दैट इज ग्लूटेनिन। नाउ ये जो ग्लाइडिन है इसके अगेंस्ट इंफ्लामेशन होती है, मींस इसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का वो रिएक्ट करता है। सो ट्रिगर किससे हुआ है, इम्यून सिस्टम ग्लाइडिन कंपोनेंट से ग्लूटेन के। बॉडी इज नॉट एबल टू ब्रेक डाउन दीज अमाइनो एसिड्स एज इट नॉर्मली शुड, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन के आगे फर्दर चेन्स हैं। सो अमाइनो एसिड ही जो बॉडी है सीलिएक डिसीज में ये अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन कब होती है, जब ये अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन के फर्दर यूनिट्स हैं, उनके फर्दर चेन्स हैं, जब ये ब्रेक डाउन होती है तब प्रोटीन्स एब्जॉर्ब होते हैं। सो सीलिएक डिसीज में क्या होता है, बॉडी इज अमाइनो एसिड दैट इज ग्लाइडिन, इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाती जैसे कि वो नॉर्मली करती है नॉर्मल पर्सन में। तो ये अमाइनो एसिड क्या है, वही स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है। उससे क्या होता है, ग्लाइडिन ट्रिगर्स एबनॉर्मल टाइट जंक्शन फंक्शन। तो ये क्या करता है, ट्रिगर कर देता है वहां पर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम ट्रिगर कर देता है। इम्यून सिस्टम इज ट्रिगर्ड मिस्टेकनली कंसिडर अनब्रोकन अमाइनो एसिड्स एज फॉरेन इन्वेडर्स इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो अनब्रोकन अमाइनो एसिड है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड ब्रेक नहीं कर पाई हमारी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये अमाइनो एसिड्स वहीं पड़े रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पड़े रहते हैं। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सोचता है कि ये अमाइनो एसिड्स क्या है, फॉरेन बॉडी है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, जो कि मैंने आपको बताया था, तो वो उसको अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून। क्यों, क्योंकि उसको तो अटैक करेगा ही, साथ में ही हमारे टिश्यू को भी किल करना स्टार्ट कर देगा। सो ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज वहां पर आ गई हैं, कौन कौन सी आई हैं, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज TTG एंटीबॉडी।
IgA एंटीबॉडी एंड एंटी एंडोमाइसियम एंटीबॉडी। सो ये एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को ही हम आगे जब टेस्ट करेंगे ब्लड का तो ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी ब्लड में, जिससे पता लगेगा कि पेशेंट सीलिएक डिसीज के लिए पॉजिटिव है। सो TTG, IgA एंड EMA। देन it causes an inflammatory reaction in the mucosa of small intestine and damaging the villi। so ये क्या करेगा, small intestine में inflammatory reaction start कर देगा और उस villi को damage कर देगा, जिससे क्या होगा, एंटीरोसाइट्स गेट डैमेज। एंटीरोसाइट्स क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, म्यूकोजा लाइनिंग के सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, डैमेज अफेक्ट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली। सो इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया डिमिनिश हो जाता है। सरफेस एरिया, वो भी आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं इसमें कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिससे क्या हो गया कि माल नरिशमेंट या फिर माल एब्जॉर्प्शन होगी। देन हमारा आता है कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ सीलिएक डिसीज। सो कोजेज क्या है, क्यों होता है सीलिएक डिसीज? सीलिएक डिसीज कैन डेवलप एट एनी पॉइंट इन लाइफ, किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ पे डेवलप हो सकती है। चाइल्ड जो है उसको भी डेवलप हो सकती है 1 साल के बाद, प्लस इन्फेंसी 1 साल में, टू लेट अडल्टहुड, लेट अडल्टहुड तक भी डेवलप हो सकती है। सीलिएक डिसीज इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन पीपल ऑफ नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट। सो जो नॉर्दर्न यूरोपियन डिसेंट में जो पीपल आते हैं उनको मेनली ये कंडीशन ज़्यादा कॉमनली देखने को पाई जाती है, जैसे कि जो वाइट पीपल होते हैं उनमें ये कॉमनली देखने को पाई जाती है। अबाउट 97% ऑफ पीपल डायग्नोज विथ सीलिएक डिसीज। अब ये जो सीलिएक डिसीज है ये जेनेटिक भी है, इनहेरिटेड भी है। इनहेरिटेड है, 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होती है। कैसे? ये जेनेटिक है, इसमें जीन्स का चेंजेस देखने को मिला है, और वो भी सबसे कॉमनली जो जीन म्यूटेशन है वो कौन सी देखने को मिली है, जीन HLA-DQ2 और HLA-DQ8। इस जीन में म्यूटेशन देखने को मिलती है 97% केसेस में। देन पीपल हु हैज़ फैमिली हिस्ट्री। जो फैमिली हिस्ट्री मैंने आपको बताया क्योंकि ये इनहेरिटेड है, तो फैमिली हिस्ट्री में ये देखने को मिलती है। अगर किसी फादर को, मदर को है ये कंडीशन, तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी सीलिएक डिसीज देखने को मिले। देन आता है वुमेन मोर अफेक्टेड होती हैं देन मैन। सो फीमेल्स को ये ज़्यादा देखने को मिलता है। देन पीपल विथ सीलिएक डिसीज टेंड टू हैव अदर ऑटो इम्यून डिसीजेज। अब सीलिएक डिसीज क्या है? सीलिएक डिसीज बोला गया है कि जिनको अदर ऑटो इम्यून डिसीजेज है। अगर किसी पेशेंट को कोई और ऑटो इम्यून डिसीज है तो उसको सीलिएक डिसीज होने के चांसेस हैं। ऐसे पेशेंट में सीलिएक डिसीज देखने को मिलती हैं। सो ऑटो इम्यून दूसरी कौन सी कंडीशन है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये भी, जो इम्यून सिस्टम है हमारा जॉइंट्स के टिश्यूज़ को अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून लीवर डिसीज या फिर एडिसन्स डिसीज जिसमें एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं होते, ये भी ऑटो इम्यून कंडीशन है। सो ये सभी कंडीशन अगर किसी पेशेंट को इनमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो चांसेस है कि उसको सीलिएक डिसीज भी हो। इसका डेफिनेट कोज तो नहीं है, लेकिन द कनेक्शन बिटवीन सीलिएक डिसीज एंड दीज डिसीजेज आर मे बी जेनेटिक। ये जेनेटिक हो सकते हैं, कोई जीन्स की म्यूटेशन के कारण हो सकते हैं कि कोई एक सपोज रूमेटॉइड अर्थराइटिस है किसी को, तो उसको सीलिएक डिसीज भी है। हो सकता है कि जीन की म्यूटेशन के कारण उसको सीलिएक डिसीज भी है। देन अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि टर्नर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम। सो डाउन सिंड्रोम है किसी पेशेंट को या फिर किसी को टर्नर सिंड्रोम है किसी बच्चे को, तो उन कंडीशन में भी टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम की, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम लेस होता है। सो ऐसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी सीलिएक डिसीज देखने को मिलती है। सो ये कोजेज है सीलिएक डिसीज के। देन है साइन एंड सिम्टम्स। अब क्या क्या साइंस देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिन पेशेंट में सीलिएक डिसीज होती है। सो सीलिएक डिसीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी में कोई सिम्टम्स है, किसी में कोई सिम्टम्स है, बट जो कॉमन सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में अकर इन डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो सकते हैं, दूसरे पार्ट्स में भी हो सकते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम वाले सिम्टम्स पढ़ते हैं, जैसे कि स्टमक पेन।
स्टमक में पेन हो सकता है। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, सो जो एब्डोमेन है, स्टमक है, वो ब्लॉटेड रहेगा, फूला फूला रहेगा, जैसे कि उसमें गैस बनी होगी, गैस फॉर्मेशन। कभी भी एब्डोमेन जो है रिलैक्स नहीं रहेगा, ब्लॉटेड रहेगा। देन वॉमिटिंग उस पर्सन को हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, सो डायरिया भी हो सकता है, रिकरेंट डायरिया, काफ़ी टाइम से डायरिया रह रहा है पेशेंट को, या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। उसको जो स्टूल्स हैं वो पेल होंगे, फॉल स्मेलिंग होंगे और फैटी होंगे। सो स्टूल्स जो पास करेगा पेशेंट सीलिएक डिसीज वाला, वो फॉल स्मेली होगा, स्मेली स्टूल होगा, प्लस पेल येलोइश कलर एंड फैटी, उसमें फैट की प्रेजेंस भी दिखेगी। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस, जैसे कि मैंने बताया जिसको सीलिएक डिसीज है, जो कि ग्लूटेन को टॉलरेट नहीं कर पाता, ऐसे ही अगर वो ग्लूटेन वाली डाइट लेता रहता है सीलिएक डिसीज वाला पेशेंट, तो उसको लैक्टोज के लिए भी इंटॉलरेंस हो जाती है। जैसे ही वो ग्लूटेन फ्री डाइट लेता है तो ये हील होना स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट लैक्टोज को टॉलरेट कर सकता है। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सिम्टम्स, क्योंकि सीलिएक डिसीज वाले पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन हो रही है, मीन्स उसको जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो गया है विलाई डैमेज होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो क्या है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो माल नरिशमेंट हो गई है, इसलिए आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। सो बहुत सारे वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इसमें। तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जिसके सिम्टम्स क्या हैं, वीकनेस और फैटीग, पेशेंट को हमेशा वीकनेस रहेगी, फैटीग, थका हुआ रहेगा, पेल कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा उसका, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो एनीमिया की वजह से पेल कम्प्लेक्शन हो गया। कोल्ड हैंड्स कोल्ड रहेंगे। ब्रिटल और कनकेव नेल्स, जो नेल्स हैं वो ब्रिटल होंगे, ईजिली टूट जाएंगे। हेडेक्स रहेगा पेशेंट को, और माउथ सोर्स रहेंगे माउथ में, मुंह में छाले रहेंगे। सो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स हैं। देन और माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स क्या है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ये मेन प्रॉब्लम है। तो इससे क्या हो रहा है, अनइंटेंडेड वेट लॉस हो रहा है। तो पेशेंट कुछ भी खा रहा है वो माल नरिश्ड ही रह रहा है, क्योंकि वो ऑब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा, तो पेशेंट का वेट लॉस रहेगा। देन ग्रोथ डिले, अब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ग्रोथ डिले रहेगी। शॉर्टर देन नॉर्मल हाइट फॉर देयर एज, तो पेशेंट की जो हाइट है वो शॉर्ट रहेगी दूसरे बच्चों से। देन मसल वेस्टिंग और लो मसल टोन, बिकॉज ऑफ माल नरिशमेंट उसकी जो मसल है उसमें वो टोन नहीं रहेगी, मसल बहुत वीक रहेंगे। डेंटल इनेमल डिफेक्ट्स, जो दांत है, टूथ है, उसमें जो इनेमल होता है, जो आउटर हार्ड कोटिंग होती है, उसमें भी डिफेक्ट मिलेगा। एंड चेंजेस इन टूथ कलर, जो दांतों का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। डिलेड प्यूबर्टी भी डिले हो जाएगी। देन एबनॉर्मल पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा बॉडी को, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी साथ साथ बॉडी में होने लग जाएंगे। इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेजेस, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इनफर्टिलिटी भी होगी, और इनफर्टिलिटी मीन्स जो वुमेन है वो कंसीव नहीं कर पाएगी, या फिर मेल्स में भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, और रिकरेंट मिसकैरेज होंगे। देन डिप्रेशन और एंजाइटी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, बॉडी को ग्रोथ नहीं हो रही है, और हाइट भी ग्रो नहीं हो रही, तो पेशेंट को डिप्रेशन या एंजाइटी इजिली हो सकती है। देन बोन और जॉइंट पेन, बोन्स में भी पेन होने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बोन्स को इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। देन अर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, और सीजर्स भी आ सकते हैं पेशेंट को। देन एक और कंडीशन होती है, स्किन प्रॉब्लम है, जो कि सीलिएक डिसीज में होती है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, जिसको ग्लूटेन रैश या फिर सीलिएक रैश भी बोलते हैं। 15% पीपल में जिनको सीलिएक डिसीज है, उसमें से 15% लोगों में ये स्किन कंडीशन देखने को मिलती है। सो ये एक स्किन कंडीशन है, जैसे कि इसको रैश बोला गया है। सो ये स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, और स्किन पर भी नॉर्मली ये रैशेज कहाँ पर होते हैं, एल्बो में, नीज में, बटक्स में और स्कैल्प पर। और ये रैशेज क्या होते हैं, ये इची होते हैं, और ये सिंगल या फिर क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये ऐसे लगते हैं जैसे बम्प्स, उठे हुए थोड़े रैशेज होते हैं, बम्पी रैशेज होते हैं। ये उन्हीं एंटीबॉडीज की वजह से होता है, जो कि एंटीबॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूटेन को अटैक करती हैं। सो वही ये कंडीशन कोज करती हैं। देन आता है इसके डायग्नोसिस और टेस्ट। सो कैसे इस कंडीशन को डायग्नोज कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैं। सबसे पहले जो पर्सन है वो नोटिस करेगा कि उसको जीआईटी सिम्टम्स हो रहे हैं या और सिम्टम्स हो रहे हैं, सो उसको मे बी सीलिएक डिसीज हो सकती है। सो वो पर्सन डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताएगा। सो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेगा, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पेशेंट को वो सस्पेक्ट करेगा कि इसको सीलिएक डिसीज हो सकती है।
देन उसके बाद क्या होगा, पर्सन हु हैज सीलियक डिसीज माइट एक्सपीरियंस सम जीआई सिम्टम्स आफ्टर ईटिंग ग्लूटेन. इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट टेस्टेड फॉर सीलियक डिसीज बिफोर ट्राइंग अ ग्लूटेन फ्री डाइट. सो आपने देख लिया कि आप वीट खाते हैं, कोई पर्सन वीट खाता है और उसके बाद उसको जीआई सिम्टम्स हो जाते हैं, उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि उसको सीलियक डिसीज़ है, अब उसके बाद उसने ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट कर दी. सो ऐसा नहीं करना. सबसे पहले कंफर्मेशन लेनी है, टेस्ट के थ्रू पता लगाना है कि क्या उसको सच में 100% सीलियक डिसीज़ है, तभी ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट करनी है. सो ऐसे ही नहीं करनी. टेस्ट और प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं. सबसे पहले जो टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट. सो क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंटीबॉडीज़ ब्लड में बनती है जब सीलियक डिसीज़ किसी पेशेंट को होती है ग्लूटेन के अगेंस्ट. सो ब्लड टेस्ट में हम क्या डिटेक्ट करेंगे, सेवरल एंटीबॉडीज़, जैसे कि हमने पढ़ा था एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी, एंटी-TTG, और एंटी एंडोमाइसियम एंटीबॉडी, EMA, और IgA. ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgA टाइप कैन डिटेक्ट सीलियक डिसीज़. सो ये सब एंटीबॉडीज़ ब्लड में देखी जाती हैं. अगर ये दिखती हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट पॉजिटिव है सीलियक डिसीज़ के लिए. अब एक और रीज़न है कि पेशेंट ने ग्लूटेन फ्री डाइट पहले ही स्टार्ट कर दी थी, डॉक्टर से जाने से पहले ग्लूटेन फ्री डाइट पहले स्टार्ट कर दी और डॉक्टर के पास गया और ये बताया, उसके बाद ब्लड टेस्ट देखे गए. तो ग्लूटेन फ्री डाइट जब स्टार्ट कर दी तो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हील होने लग गई तो ये एंटीबॉडीज़ का लेवल वहाँ डिक्रीज हो गया. तो इससे क्या होगा कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है. तो डॉक्टर को लगेगा कि ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए पेशेंट को सीलियक डिसीज़ नहीं है. सो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको सीलियक डिसीज़ है, सो फर्स्ट आप डॉक्टर के पास जाएं और ब्लड टेस्ट के थ्रू कंफर्म करवाएं. देन एक और टेस्ट है, दैट इज एंडोस्कोपी एंड बायोप्सी. एंडोस्कोपी क्या होता है, एंडोस्कोप डाला जाता है, एक फाइन ट्यूब होती है जो कि माउथ के थ्रू हमारे ईसोफेगस, फूड पाइप एंड देन स्मॉल स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है. तो ये ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाई जाती है, ड्योडेनम तक मोस्टली ये एंडोस्कोप पहुंचाया जाता है और इसके आगे कैमरा लगा होता है. ये कैमरा जो है मॉनिटर पर हम देख सकते हैं कि वो कैमरा क्या क्या दिखा रहा है. अब एंडोस्कोपी और बायोप्सी कब करनी है, जब ये ब्लड टेस्ट पॉजिटिव मिल जाए. तो ये ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आई एंटीबॉडीज सीलियक डिसीज के लिए पॉजिटिव है. अब ब्लड टेस्ट जब पॉजिटिव हो गए तो अपर एंडोस्कोपी की जाती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट तक जाती है, यूजुअली परफॉर्म टू सैंपल अ पीस ऑफ टिश्यू. सो एंडोस्कोपी के थ्रू आगे ही एक कैथेटर लगा होता है कैमरा के साथ, जिसके थ्रू हम एक स्मॉल टिश्यू का सैंपल ले सकते हैं वहाँ से, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा सा टिश्यू सैंपल ले लिया और उस टिश्यू सैंपल को देन अंडर द माइक्रोस्कोप एग्जामिन किया जाता है, जिसको बोलते हैं बायोप्सी. नाउ द बायोप्सी मे शो फ्लैटनिंग ऑफ विलाई. अब बायोप्सी में क्या दिखेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई डैमेज होगी है तो ये विलाई कैसे दिखेंगी, फ्लैट दिखेंगी बायोप्सी में. So this is endoscopy and biopsy. Then after confirming celiac disease, अब celiac disease confirm होगी इस पेशेंट को है. So celiac disease से क्या होता है, माल नरिशमेंट होती है, माल एब्जॉर्प्शन होती है, तो हमने न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के लिए भी टेस्ट करना है. So एक और ब्लड टेस्ट किया जाएगा, शुड बी डन टू टेस्ट फॉर किसके लिए, स्पेसिफिक वाइटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी देखने के लिए. तो उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो कॉमन फाइंडिंग्स क्या हो सकती है, इंक्लूडिंग आयरन डेफिशिएंसी. सो आयरन की कमी हो सकती है बॉडी में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है. वाइटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, और लो कैल्शियम. सो ये सभी जो वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं ये भी टेस्ट करने हैं ब्लड में. देन उसके बाद आता है जेनेटिक टेस्टिंग. जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द ब्लड भी अवेलेबल है टू हेल्प डिटरमाइन हु मे बी एट रिस्क फॉर सीलियक डिसीज, बट जेनेटिक टेस्टिंग अगेन एक्सपेंसिव टेस्ट हो सकता है. देन उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ सीलियक डिसीज. सो सीलियक डिसीज़ का जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, इसके लिए कोई भी दवाइयाँ नहीं है सीलियक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए. तो सीलियक डिसीज़ का कोई भी क्योर नहीं है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है, वो है ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट को लेना. ऐसी डाइट लेना जिसमें ग्लूटेन नहीं है.
सो ग्लूटेन फ्री डाइट ही इसका सोल्यूशन है, इसका कोई भी और क्योर नहीं है। अगर पेशेंट दोबारा से ग्लूटेन ले लेता है, ग्लूटेन वाली डाइट इंक्लूड कर देता है, तो उसका दोबारा से जो विलाई है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सीलिएक डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड, ये क्योर नहीं हो सकती। हाउएवर symptoms will go away and the villi in the lining of the intestine will heal if patient follow a lifelong gluten free diet. सो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ के लिए अब ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। जैसे ही वो ग्लूटेन फ्री डाइट पर स्विच करेगा, उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होगी थी वो दोबारा से हील होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वो हील होगी तो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट ले सकता है, जैसे कि जो वीट, राय, बार्ले है उससे स्विच कर सकता है दूसरे चीज़ों पर। वन मोर थिंग, सीलिएक डिसीज में ओट्स के लिए भी पेशेंट कई बार इंटॉलरेंट होता है, तो ओट्स भी अगर पेशेंट लेता है तो उसको ऐसा ही ट्रिगर होता है। सो ओट्स भी नहीं कंज्यूम करने। ओट्स में भी एक स्पेशल टाइप का ओट्स आता है जो कि पेशेंट एज अ ग्लूटेन फ्री डाइट इंक्लूड कर सकता है। जो राइस होते हैं वो ग्लूटेन फ्री होते हैं, पेशेंट वो ले सकता है। कुछ बकवीट, जो अदर सीरियल्स हैं, अदर अनाज हैं, वो पेशेंट कंज्यूम कर सकता है। देन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं पेशेंट को। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी है, तो जब तक इंटेस्टाइन पूरी हील नहीं होती तब तक पेशेंट को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि आयरन टैबलेट्स दी जा सकती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कैल्शियम दिया जाता है, विटामिन डी दिया जाता है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी कई बार दिए जाते हैं। क्यों? इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। तो पेशेंट को काफ़ी टाइम से सीलिएक डिसीज थी, पेशेंट बहुत मालनरिश्ड हो गया है, इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी डैमेज हो गई है, तो क्विकली तो एकदम से ठीक नहीं होगा। चाहे वो ग्लूटेन फ्री डाइट भी लेने लग जाए तो क्विकली, जल्दी से वो हील नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको अब हील होने में। तो तब तक इन्फ्लामेशन में जल्दी हील करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, जिस केस में सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाती है जो कि जल्दी से डाइट से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। देन जो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है उसका एक ड्रॉबैक ये है कि वो लो फाइबर होती है। लो फाइबर होती है इसलिए पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो उसके लिए पेशेंट को साथ में ही लैक्सेटिव्स के लिए बोला जाता है, जैसे कि फाइबोजेल या फिर राइस ब्रान। राइस ब्रान क्या होता है? जो राइस होता है, चावल होता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, जो उसकी जो कवर होता है ब्राउन कलर का, उसको राइस ब्रान बोलते हैं। सो राइस ब्रान क्या है? ये भी लैक्सेटिव इफेक्ट शो करता है। देन ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने पड़ते हैं उस पेशेंट को, एडवाइस किया जाता है, क्योंकि ये हाई इन फाइबर होते हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share to my channel. Thank you for watching.